हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने उसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के ओपन चेन और दो साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया था। और फ्रुक्टोज के अंदर भी अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज डिस्कस किया था। ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मोनोसेक्राइड्स है और ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज है, एल्डो हेक्सोज है और उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर में और क्लोज चेन स्ट्रक्चर जिसको हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मैंने पहले से ही बना रखे हैं। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरह से फ्रुक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज है, उसमें कीटो ग्रुप है। पर ये ध्यान रखना सारे मोनोसेक्राइड्स फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई मोनोसेक्राइड है और वो कीटो है, उसके अंदर कीटो ग्रुप है, तो भी वो टॉलन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो यहां पर अब आज हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड्स। तो अभी मैंने अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं और ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, इसका हावर्थ स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है डाइसेक्राइड, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मोनोसेक्राइड्स कौन होते हैं। मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलाइज होकर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं देते हैं, यानी ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो आगे हाइड्रोलाइज होकर और यूनिट्स दे, फ्रेगमेंट्स दें, यूनिट्स दें। किसकी यूनिट्स दें? जो उन यूनिट्स की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी भी होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव भी होने चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए अगर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में आते हैं तो। और अगर कोई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो आगे हाइड्रोलाइज नहीं होता है तो वो मोनोसेक्राइड हुआ। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो जिसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको और फर्दर स्मॉल यूनिट्स प्रोवाइड करता है किसकी? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड की। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलेंगे। अब ये यूनिट्स के नंबर के बेस पे हो जाएगा। अगर वो 2 यूनिट देता है तो डाइसेक्राइड्स, 3 यूनिट देता है तो ट्राइसेक्राइड्स। चलो हम इस चीज को समझते हैं क्योंकि मेरे ऐसे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल में माल्टोस का एग्जांपल लेता हूं। तो माल्टोस एक डाइसेक्राइड है, माल्टोस एक डाइसेक्राइड है। तो माल्टोस जो डाइसेक्राइड है तो इसमें अब इसका ये हावर्थ पहले तो माल्टोस जो डाइसेक्राइड है बेसिकली माल्टोस 2 अल्फा डी ग्लूकोज, माल्टोस जो है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के जो 2 मॉलिक्यूल हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको माल्टोस बोलते हैं। और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है, साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है। तो माल्टोस कैसे बनता है? तो माल्टोस जो बनता है बेटा, माल्टोस जो बनता है वो बनता है 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट्स, 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की जो यूनिट्स है वो जब आपस में कंबाइन करती है, ठीक है, जब वो आपस में कंबाइन करती है तो एक डाइसेक्राइड बनाती है जिसको हम माल्टोस बोल रहे हैं और वाटर निकलता है। ये रहे 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब कैसे कंबाइन करते हैं देखो, इस एग्जांपल से आपको डाइसेक्राइड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन यहां कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? C1 वो कार्बन बेटा, वो वाला कार्बन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बोनिल कार्बन था, ठीक है, उस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये रहा एनोमेरिक कार्बन यहां पर और ये रहा एनोमेरिक कार्बन यहां पर। तो ये एनोमेरिक कार्बन है जिसको मैंने डॉट बना दिया, या यूं बोलूं कि जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, जिस पर मैंने स्टार लगा दिया 1 कार्बन या एनोमेरिक कार्बन है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में। क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर जब था बेटा,
ओपन चेन स्ट्रक्चर जब था तब ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला कार्बन एल्डिहाइड कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन था। अब जब दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, जब ये पास में आते हैं तो एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन वाला OH और दूसरे का फोर्थ कार्बन वाले का OH आपस में कंबाइन करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकल गया तो मैं इसको और अच्छे से लिख रहा हूं, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये दोनों, तो ये दो ऑक्सीजन थी यहां, थी ना बेटा, एक OH यहां था, एक OH यहां था, ये वाटर निकल गया तो एक ऑक्सीजन तो ये वाली बच गई, ये वाली ऑक्सीजन बच गई जो दोनों के बीच में अब कॉमन हो गई। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर और ये दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में जुड़ गए और जैसे जुड़ गए तो अब इस स्ट्रक्चर को यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा बन गया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइसैकेराइड्स, क्योंकि इसमें दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, माल्टोज के अंदर जो दो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कंबाइन कर रहे हैं उसमें एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन का OH और दूसरे का फोर्थ नंबर वाला कार्बन का OH आपस में कंबाइन करके वाटर निकल जाता है और ये इस तरह से ये दोनों बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में ब्रिज एटम की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इस ऑक्सीजन के वजह से ये दोनों मोनोसेक्राइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये पूरा एक डाइसेक्राइड बन गया। इस लिंकेज को हम ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं अलग। ठीक है, इसको हम ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं और इसको हम ग्लूकोसाइड लिंकेज भी बोलते हैं, ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं, ऑक्साइड लिंक भी बोलते हैं और हम इसको अल्फा लिंकेज भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस नेम है ग्लूकोसाइड। तो कभी अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि ओलिगोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स में जो ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ी रहती है उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो आप लिखोगे ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये है ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, इट इज कॉल्ड ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, दिस इज ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। और ऑक्साइड लिंकेज और अल्फा लिंकेज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दो मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब ध्यान देना बेटा, इसका मतलब माल्टोज एक डाइसेक्राइड हो गया, जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जब हम माल्टोज का वापस हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, एस्ट्रियो मीडियम में, यानी एस्ट्रियो प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में, जब इसको हम वार्म अप करते हैं, हीट करते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज देता है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन रिवर्स लिखते हैं। हम ये लिखते हैं कि ऐसे सेक्राइड्स जिनके हाइड्रोलिसिस होने से 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड के मिल जाए तो वो डाइसेक्राइड है। इसी तरह से ऐसे सेक्राइड्स जिनके हाइड्रोलिसिस से 3 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स मिल जाए तो वो ट्राइसेक्राइड्स है। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं माल्टोज के केस में तो दोनों ही अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है। और जब भी डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से टेट्रासेक्राइड्स का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो 4 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। अब ये दोनों, अब जैसे यहाँ इस केस में तो माल्टोज के केस में तो दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही मिलने वाला है। बट अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज भी क्या है, सुक्रोज जो है बेटा वो भी डाइसेक्राइड है। अब सुक्रोज जो है
सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, उसको वार्म अप करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा मिलता है अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज का। इसका मतलब ये हो गया, इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो गया C6H12 का डबल, तो ये सुक्रोज जो हो जाएगा वो C6 की जगह C12H22O11, ठीक है। तो ये सुक्रोज है, और सुक्रोज का जब वाटर से रिएक्शन होता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 और दूसरा वापस, तो एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहे हैं हमारे को इसमें। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डो शुगर है, और ये इसमें कीटो ग्रुप होता है, ये कीटो शुगर है। शुगर मतलब दोनों ही मीठे होते हैं। ये सुक्रोज वही है जिसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, जो मार्केट में मिलती है, ठीक है, जिससे हम स्वीट्स बना रहे हैं, टी में डाल रहे हैं, वो वाली है सुक्रोज। तो ये डाइसेक्राइड हो गए। तो अब जैसे ना मैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो मेरे को दोनों मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के मिल रहे हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मिलेगा और दूसरा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज मिलेगा। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि डाइसेक्राइड भी वापस दो तरह के हो गए, कि एक जिनमें दोनों सेम मोनोसेक्राइड्स हैं, जैसे माल्टोज में सुक्रोज है तो सुक्रोज के अंदर दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। तो आई थिंक आपको यहां पर अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डाइसेक्राइड क्या है, ठीक है। तो डाइसेक्राइड वो है जो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर पॉलीहाइड्रोऑक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जब उनका अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीन सिलेबस में हमारे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जिनको हम देखते हैं। तो डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम, ठीक है, yield two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water of molecule, जो मैंने अभी आपको बताया। Such linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage। ये जो मैंने अभी आपको जस्ट डिस्कस किया है वही सब कुछ है, ठीक है। सुक्रोज, द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। हाँ, अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम क्या होता है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक का क्वेश्चन भी है, व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। तो जो सुक्रोज है हमारा, वो जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कौन सा रोटेटरी है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन देता है, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एक तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। मैं ग्लूकोज को खाली जी से ही लिख रहा हूं बेटा, स्पेस नहीं आगे मेरे पास। और फिर और साथ में जो और दूसरा मिलता है अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को एफ से लिख रहा हूं मैं। तो क्या होता है इसमें, क्या हो गया, दोनों का इक्विमोलर मिलेगा, 1:1 रेशो का मिलेगा, ठीक है। जितना, अगर ये 10 मोल है तो ये भी 10 मोल है। ये जब हम 10 मोल लेंगे तो 10 ये मिलेगा और 10 ये मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जितना भी अमाउंट लेंगे उतना ही बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ये तो क्या है, ये तो है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है।
और ये जो है हमारा है वो है लिवोरोटेटरी। तो फ्रुक्टोज लिवोरोटेटरी होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है 52 होता है, और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो ग्रेटर देन 70 होता है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अंदाज से लिख रहा हूं। 70 से ज्यादा है तो मैंने +72 ले लिया, सॉरी -72, ठीक है, क्योंकि ये लिवो है ना, लिवो का तो ये तो प्लस का मतलब तो क्या हुआ, प्लस का मतलब प्लस किसको बता रहा है, प्लस बता रहा है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, और कितना रोटेशन दे रहा है, अपनी मीन पोजीशन से 52 डिग्री का, अपनी मीन पोजीशन से 52 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो हम उसको लिखेंगे +52, और यहां पर इस माइनस का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया तो इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज बन गया बेटा, ठीक है। अब ये जब दोनों बन गए तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन इतना है, इसका इतना है। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं +52 और -72, यानी ये तो प्लेन पोलराइज लाइट को फोर्स कर रहा है प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 52 डिग्री के एंगल पर रोटेशन के लिए फोर्स कर रहा है, यानी ये वाला फोर्स डाल रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन, और वो भी कितना एंगल +52, यानी 52 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन का फोर्स है इसका, और इसका 72 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला फोर्स है। तो अब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो रहेगा वो रहेगा -20 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका जो ये मिक्सचर बना बेटा, हमारे पास जो ये इस सॉल्यूशन का ये जो सॉल्यूशन का मिक्सचर बना बेटा, ये जो मिक्सचर बना हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से जब प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है तो वो -20 डिग्री पर यानी अपनी मीन पोजीशन से 20 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। जबकि तो और ये इनिशियल सॉल्यूशन जो था, ये हमारे पास जो इनिशियल सॉल्यूशन है, ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन, तो ये हमारा इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो तो क्या हो गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये इनिशियल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सुक्रोज का डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी हम इसमें से जब प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे थे तो प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं जाएगी। और जब अब इसका हमने एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लिया, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस सुक्रोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो इक्वल मोल्स अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज के बन गए। इसमें से एक क्लॉकवाइज रोटेशन 52 डिग्री को फोर्स कर रहा है, और जो अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 72 डिग्री पर फोर्स कर रहा है। तो नेट रिजल्ट 20 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, लिवो रोटेटरी। तो हम क्या होता है बेटा, इसमें होता ये कि इनिशियल सॉल्यूशन तो इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हाइड्रोलिसिस के बाद वो लिवो रोटेटरी बन गया, हाइड्रोलिसिस के बाद वो सॉल्यूशन क्या बन गया, लिवो रोटेटरी बन गया। तो डेक्स्ट्रो से लिवो रोटेटरी बन गया, ठीक है। यानी डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज था, फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसलिए जो एंगल ऑफ डायरेक्शन है, लाइट का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इन्वर्ट हो गया। इसीलिए सुक्रोज का एक नाम और दिया गया इस प्रॉपर्टी के बेस पर, इन्वर्ट शुगर। तो सुक्रोज, द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर एज द साइन ऑफ रोटेशन चेंज +2 माइनस डेक्स्ट्रो टू लिवो। तो why sucrose is called invert sugar, ये हम बुक का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप ये लिखोगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बस आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, इतना सा लिखना है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। सुक्रोज का ये रहा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना दिया, इधर बीटा डी प्लस ग्लूकोज बना दिया।
और इसमें हमने क्या किया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। अब इसका अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन और इधर इसका भी एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि फ्रुक्टोज के अंदर C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। फ्रुक्टोज के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन होता है बेटा वो C2 वाला होता है। अगर मैं आपको कुछ पीछे वाली स्लाइड्स की तरफ ले जाऊं मैं आपको, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि ये वाला जो कार्बन है, ये C2 कार्बन जो है फ्रुक्टोज का, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये C2 कार्बन जो है फ्रुक्टोज का, ये है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। तो ये फ्रुक्टोज के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, और ये C2 कार्बन इसका एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज के अंदर तो C1 कार्बन क्या है, ग्लूकोज के अंदर तो था बेटा ये C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज के अंदर ये वाला C1 ग्लूकोज है ये। और जबकि फ्रुक्टोज के अंदर तो क्या होता है बेटा, C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। ये रहा देखो फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज का ये C1 ये C2, तो फ्रुक्टोज का तो C2 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। मैंने जस्ट रिवीजन के वजह से ये स्लाइड्स आपको डिस्प्ले किए। वापस हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये देखो बेटा सुक्रोज और ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज और माल्टोज, दो हमने डाइसैकराइड डिस्कस किए हैं अभी। तो आप है ना दोनों में बेसिक डिफरेंस देखना, दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो बेटा। जो सुक्रोज है, सुक्रोज में एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और एक बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज है, ठीक है। अब इसमें भी, और इसमें क्या, दोनों एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन और फ्रुक्टोज का भी एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन का OH और फ्रुक्टोज का भी एनोमेरिक कार्बन का OH वाटर निकाल के और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम इस, जबकि अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज का ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया आपको, तो माल्टोज के अंदर क्या होता है, एक एनोमेरिक कार्बन फ्री है, ये देखो, ठीक है। माल्टोज का तो स्ट्रक्चर मैंने अभी अच्छे से बताया आपको। तो बात समझना बेटा, माल्टोज और सुक्रोज में अगर डिफरेंस करने को आता है तो पहला डिफरेंस तो क्या लिखोगे, माल्टोज में दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है जो कि दिख ही रहा है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर आप देखो तो एक अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा बीटा डी फ्रुक्टोज है, ठीक। डिफरेंस नंबर 1, ठीक है। डिफरेंस नंबर 2, सुक्रोज के अंदर दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में, ये भी एनोमेरिक कार्बन है, ये भी एनोमेरिक कार्बन है। सुक्रोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, सुक्रोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जबकि अगर अपन फ्रुक्टोज इसकी बात करें, सॉरी माल्टोज की बात करें, तो एक एनोमेरिक कार्बन और दूसरा नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पर सुक्रोज के अंदर एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, सुक्रोज में एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, जबकि माल्टोज में ये वाला एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग से फ्री है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फ्री है, मैं ये कह रहा हूं। अब मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स कोई भी हो, हम कैसे पहचानेंगे कि वो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। ये बड़ा स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि माल्टोज और सुक्रोज में से कौन टोलेन और फेलिन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा और कौन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। मैंने आपको बार बार कहा है कि जो सारे मोनोसैकराइड्स हैं वो तो फेलिन और टोलेन दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, फेलिन सॉल्यूशन के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। लेकिन डाई और ट्राई मतलब ओलिगोसैकराइड दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग सैकराइड्स वो होते हैं, रिड्यूसिंग ओलिगोसैकराइड्स वो होते हैं जो टोलिन और फेलिन को रिड्यूस करते हैं, मतलब इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो अगर किसी भी ओलिगोसैकराइड में एक भी एनोमेरिक कार्बन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी ओलिगोसैकराइड में एक भी एनोमेरिक कार्बन
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, एक भी सिंगल, तो वो रिड्यूसिंग होगा। वापस सुनो, चलो वापस सुनो। मैं ये कह रहा हूं कोई भी ओलिगोसेक्राइड जिसमें डाई ट्राई टेट्रा सारे आ गए, किसी भी ओलिगोसेक्राइड में अगर एक भी एनोमेरिक कार्बन ऐसा है, सिंगल एनोमेरिक कार्बन ऐसा है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उस केस के अंदर वो टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, वो रिड्यूसिंग होगा। जैसे माल्टोस देखो, आप एग्जांपल से समझो तो माल्टोस में देखो ये वाला जो कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, तो माल्टोस क्या हो गया, रिड्यूसिंग हो गया, टोलेन और फेलिंग के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज के अंदर ये रहा एनोमेरिक कार्बन, ये दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में है। अब इसमें एक भी एनोमेरिक कार्बन ऐसा नहीं बचा जो किससे फ्री हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? क्योंकि सुक्रोज के ये जो दोनों एनोमेरिक कार्बन हैं, ये दोनों एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर दोनों एनोमेरिक कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग, यानी नहीं देगा। ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देगा, टोलेन रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा। नॉन रिड्यूसिंग कब? जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स दो एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में हो। समझ में आया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब दो एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में हो तो वो नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक तो एनोमेरिक कार्बन हो और दूसरा नॉन एनोमेरिक कार्बन हो, एक तो एनोमेरिक कार्बन है लेकिन दूसरा एनोमेरिक कार्बन नहीं है, यानी एक एनोमेरिक कार्बन तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में है और दूसरा एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में नहीं है। जैसे ये देखो बेटा, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एनोमेरिक कार्बन ये रहा और इधर ये रहा। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है हमारा, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये लिंकेज में क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये नॉन एनोमेरिक कार्बन है। तो आप यूं भी याद रख सकते हो कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में हो, एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में हो, तो वो उस केस में रिड्यूसिंग हो जाएगा और फेलिंग और टोलेन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा। और अगर किसी भी ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, सारे के सारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो हैं वो एनोमेरिक वर्सेस एनोमेरिक हैं, तो नॉन रिड्यूसिंग, और एनोमेरिक वर्सेस नॉन एनोमेरिक है तो वो रिड्यूसिंग। बहुत अच्छा है। आपको खाली क्या याद रखना है, आपको अगर जैसे एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था तो चार डिफरेंट डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर बने हुए थे, चार डिफरेंट डाइस। अभी मेरे को लग रहा है ये 2017, 18, 19 वाले पेपर में आए थे, 17, 18, 19। इनमें से एक पेपर के अंदर अगर जेईई मेंस का देखोगे तो उसमें चार डाइसेक्राइड्स बना दिए थे, चार डाइसेक्राइड्स बनाकर और पूछ लिया था कि इनमें से रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड कौन से हैं। तो उस केस में स्टूडेंट बड़े परेशान हुए थे। तो जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लास ढंग से अटेंड की थी तो उनको याद आ गया कि रिड्यूसिंग वही होगा जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, तीन तो चॉइस ऐसी थी जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एनोमेरिक वर्सेस एनोमेरिक थे। तो जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एनोमेरिक विद एनोमेरिक होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब एनोमेरिक विद एनोमेरिक होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब एनोमेरिक विद एनोमेरिक होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसका है, सुक्रोज में एनोमेरिक कार्बन एनोमेरिक, तो दोनों एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में
अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो वो नॉन रिड्यूसिंग, ठीक। और अगर एक तो क्या हो गया, एक हो गया एनोमेरिक और दूसरा हो गया नॉन एनोमेरिक, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग, ठीक है। एनोमेरिक वर्सेस नॉन एनोमेरिक, एनोमेरिक वर्सेस नॉन एनोमेरिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऐसे सारे ओलिगोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होंगे, टोलेन फेलिंग के साथ टेस्ट देंगे, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा और है जिसका आंसर आपको देना है, लेक्टोस। इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, अगर ऊपर ही लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर। तो आप देख लो, इसमें भी यही है। ये देखो, ये वाला हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, और ये नॉन एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। तो ये तो हुआ एनोमेरिक कार्बन, ये हो गया एनोमेरिक कार्बन, और ये हो गया नॉन एनोमेरिक कार्बन, ठीक। तो अब जब, और ये हो गया हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में, एनोमेरिक नॉन एनोमेरिक, क्योंकि इसका एनोमेरिक कार्बन तो ये रहा। तो ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर, मिल्क शुगर है जो मिल्क में होता है। और लेक्टोस किसका, बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोस, गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है, ठीक है ना। तो ये गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर है बेटा, गैलेक्टोस भी है ना, ग्लूकोज का एक आइसोमर होता है। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर कहा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो सीधा आपको क्या दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है और पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, या फिर आपको खाली इसके मोनोमर याद कर लो। तो लेक्टोस का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोस, दो मोनोमर्स, मोनोसेक्राइड मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब उसी तरह से क्या होता है बेटा, यहाँ पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर नंबर ऑफ, अब मैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करूं तो देखो, ये पॉलीसेक्राइड का एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं। ये देखो बेटा, तो ऐसे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स, ऐसे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जब किससे जुड़ जाएं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाएं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, तब हम उनको क्या बोलेंगे, तब हम उनको क्या बोलेंगे, ये बहुत सारे क्या हो गए बेटा। अब ये यहां पर तो वही ग्रुप है बेटा, मैं तो बार बार बना के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वही OH है और H है। तो यहां पर ये देखो OH, ये वाटर निकल जाएंगे, और जब ये वाटर निकल जाएंगे तो ये वाटर निकला तो क्या बन गया, यहां पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ये इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो ये सारे और ये सारे 1,4,1,4 है बेटा, ये 1,1,4,1,4,1,4, यहां, हाँ अब मैं यहां ऑक्सीजन लगाऊंगा बेटा, ठीक है ना, ये तो मोनोमर्स हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे पास N मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, जो किस में कन्वर्ट हो गए, स्टार्च में, और N मॉलिक्यूल वाटर निकल गए, और स्टार्च में सारे 1,4,1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब 1,4,1,4 हैं, तो देखो मैंने आपको एक चीज कही थी, अब यहां पर आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैंने ओलिगोसेक्राइड के लिए बोला था, एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में, अगर एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो
वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एनोमेरिक कार्बन फ्री रहता है। लेकिन यहां पर सारे जो लिंकेज हैं वो एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक के बीच में है। यहां पर जो सारे लिंकेज जो है वो क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये नॉन एनोमेरिक कार्बन है, फिर ये एनोमेरिक कार्बन है, ये नॉन एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, फिर ये नॉन एनोमेरिक कार्बन है। लेकिन आप यहां देख लो, ये इस पॉलीमर भले यहां एनोमेरिक और नॉन एनोमेरिक कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग होगा। रीजन ये है कि है ना, कोई भी एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फ्री नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने ये कहा था कि रिड्यूसिंग वो होंगे जिनमें कम से कम एक एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फ्री हो, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड में तो ये स्टेटमेंट हमेशा सही चलेगा कि अगर ओलिगोसैकेराइड्स के लिए ये बात फिक्स है कि अगर उसमें एक एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फ्री है तो वो रिड्यूसिंग होगा। या यूं बोलो, ओलिगोसैकेराइड्स में एनोमेरिक नॉन एनोमेरिक कार्बन का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स हमेशा क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स के अंदर सारे एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग होते हैं और ये नॉन शुगर होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, नॉन शुगर होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स तो हमेशा क्या लिखोगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स आर ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन शुगर, यानी उनका स्वीट मीठा मतलब उनका जो टेस्ट होता है वो मीठा नहीं होता है, ठीक है। इसके जो एग्जांपल है, स्टार्च है, गम है, सेलुलोस है, ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च इज द मेन सोर्स polysaccharides of plant. It is a polymer of alpha D glucose and consists of two components, amylose and amylopectin. अब ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है बेटा, ध्यान से सुनना कि स्टार्च इटसेल्फ कुछ नहीं होता है। स्टार्च वापस दो डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स का, स्टार्च वापस दो डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स जिसको हम एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, उसका मिक्सचर है। तो स्टार्च किसका मिक्सचर है, स्टार्च मिक्सचर है एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का। स्टार्च किसका मिक्सचर है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन का, ठीक है। एमाइलोज भी पॉलीसैकेराइड है और एमाइलोपेक्टिन भी पॉलीसैकेराइड है। अब आप बोलोगे सर एमाइलोज का स्ट्रक्चर क्या है, एमाइलोपेक्टिन का क्या है, मैं बता रहा हूं। एमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट which consists about 15 to 20% of the starch। यानी एमाइलोज छोटा वर्ड है, इसमें कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एमाइलोज 15 से 20% है। एमाइलोपेक्टिन बड़ा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका कंटेंट भी ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, बेटा मैं इसलिए ये बोल रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि है ना एग्जाम में पूछते हैं कि एमाइलोज का परसेंटेज कितना है और एमाइलोपेक्टिन का कितना है, तो हम उल्टा लिख के आ जाते हैं। तो मैं बच्चों को याद कराता हूं कि एमाइलोज छोटा अल्फाबेट है तो उसका परसेंटेज कम है, एमाइलोपेक्टिन बड़ा है तो उसका परसेंटेज 85% तक जा रहा है। तो आप परेशान मत हो, मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, कोई ना कोई याद करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। अब एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल और एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन with 200 to 1000 alpha D plus glucose unit held together by C1C4 glycosidic linkage, जो मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था, C1C4। Amylopectin is insoluble in water and consists about 80 to 85% of the starch. It is a branch chain polymer of alpha D glucose। तो दोनों के स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये रहा हमारा एमाइलोज जो मैंने अभी बताया आपको, 1414, ठीक है। इसमें 1414 क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और नॉन रिड्यूसिंग रहेगा, क्योंकि ये वाला एनोमेरिक कार्बन यहां ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में आ गया तो इसका यहां आ गया, यानी सारे एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग रहेगा। अगर एक भी एनोमेरिक कार्बन किसी चेन के अंदर क्या रह जाता है,
नॉन एनो मतलब एनोमेरिक, अगर मैं ये कह रहा हूं अगर एनोमेरिक कार्बन कहीं पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी वजह से वो रिड्यूसिंग बनता है। ठीक है, तो आप ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, जो मैं पहले बोल रहा हूं वही सब चीजें सही है। और ये है एमाइलोस, सॉरी ये है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोस तो आपने देख लिया, एमाइलोस तो ये था, ये एमाइलोस है जिसमें 1414 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग रट लो। और एमाइलोपेक्टिन ये है जिसका ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो ये 1414 लिंकेज ही हैं, लेकिन बीच बीच में 16 लिंकेज में बनते हैं। ठीक है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है कि सर हम ये स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे, आपको खाली वो लैंग्वेज याद होनी चाहिए और ये याद होना चाहिए कि है ना एमाइलोस तो अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन है और एमाइलोपेक्टिन लॉन्ग चेन होने के साथ साथ ब्रांचिंग भी है उसके बीच बीच में, जैसे ये है। तो अभी हमने ये देख लिया। इसके अलावा जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है, स्टार्च तो देख लिया आपने, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर है। सेलुलोज जो होता है वो होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर। ठीक है, ये इसका एन तो बन जाता है सेलुलोज और एन मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है सेलुलोज। ठीक है, यू आ जाएगा। ठीक है, तो सेलुलोज बन जाता है बेटा। तो सेलुलोज और स्टार्च जो है वो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन सेलुलोज हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि हमारी जो अपेंडिक्स है जो यहां पर होती है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, तो इस वजह से सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं, काऊ, गोट, डियर, हिरन, ठीक है, तो ये जो देखते हो आप, हॉर्स, डोंकी, तो ये सारे के सारे घास खा लेते हैं और ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो एनिमल्स जनरली, बहुत सारे एनिमल्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्पेशली काऊ और गोट तो आप देखते ही हो कि वो ग्रास खाती है। ठीक है, तो उनके अंदर जो उनकी जो अपेंडिक्स है वो एक्टिव है और उससे जो एंजाइम निकलते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। अगर हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं तो हम बहुत सारे लोग आपको गार्डन में घास खाते हुए नजर आते हैं, पेड़ पे बैठ के पत्ते खाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, वो ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एनीवे, इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर एक और पॉलीसेकेराइड्स है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिवर में होता है, यानी एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिवर में होता है और ये स्टोरेज, ठीक है, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो आड़े वक्त में काम आता है। यानी जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, कुछ एफडी, बैंक में एफडी करके सेविंग करके रखते हैं, कुछ मनी सेव करके रखते हैं, लॉकर में बंद करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, वो पड़ी रहती है। लेकिन जब हमारी इनकम कम हो जाती है, जैसे कोविड 2020, ठीक है, कोविड-19, तो 2020 वाला जो ईयर आया, ठीक है, उसमें बहुत लोगों की इनकम बंद हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अपना ग्लाइकोजन यूज किया, यानी वो वाली मनी यूज की जो पहले से सेव कर रखी थी। इसीलिए ग्लाइकोजन हमारी सेविंग है लिवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड्स होता है। अब हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोटीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।